नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। डेयरी पशुओं का बार बार गर्मी में आने की समस्या का निदान। मटर की फसल में आवश्यक कार्यों पर जरूरी सलाह। प्रदेश के अधिकतर किसान भाई कृषि के साथ पशुओं का पालन भी करते हैं और उनसे वे अच्छा लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर गाय भैंसों के बार बार गर्मी में आने की समस्या देखने में आती है। तो यह समस्या पशुओं में क्यों आती है और इसका क्या समाधान है, इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर BL यादव। पशुओं में होने वाली कई प्रकार की बीमारियों में बताना चाहता हूँ, जिसमें विशेषकर है रिपीट ब्रीडिंग और एक बांझपन। अपने प्रदेश में पशुओं के समय पर नहीं ब्याने की समस्या आमतौर पर देखी जाती है और यदि आपके पशु समय पर ही नहीं ब्याएंगे तो आपके द्वारा की गई सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और हमारे पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। रिपीट ब्रीडिंग होने के कई कारण हो सकते हैं। इसमें है हार्मोनल इम्बैलेंस और एक आहार असंतुलित होना, संक्रामक और कई बीमारियों की वजह से इसमें रिपीट ब्रीडिंग के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जो रिपीट ब्रीडिंग में है, सबसे अहम योगदान है जो संतुलित आहार का है। इस बारे में आज के समय में बिल्कुल भी संतुलित आहार नहीं मिल पा रहा है। इसमें मुख्य वजह है कि जो फसल होती है ना, वो सिर्फ केमिकल रासायनिक विधि के द्वारा आजकल खेती हो रही। तो इससे जो सूखा चारा है, हरा चारा है, वो सब कुछ ही दूषित हो रहा है और जो आजकल के पशु आहार आ रहे हैं वो उसमें भी केमिकल की अधिकांश मात्रा आ रही है। तो इस वजह से पशुओं में जो आहार और जो चारा दिया जा रहा है वो बिल्कुल इनबैलेंस है। इस वजह से जो इसकी डिफिशियंसी हो जाती है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि पशु के बीमारी होती है जो बच्चेदानी में इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। इस बच्चेदानी के इन्फेक्शन से पशु बिल्कुल भी गर्भ नहीं ठहरता और जो अपन सीमन डिपॉजिट करते हैं वो भी डेथ हो जाता है। पशुपालक भाइयों, यदि आप अपने पशुओं का सही समय पर गर्भाधान करवाते हैं तो न केवल पशुओं के देखभाल के खर्चे से बच सकते हैं बल्कि इनसे अच्छी आय भी ले सकते हैं। किसानों को जो पशुओं के द्वारा हानि हो रही है उसका एक मुख्य कारण यह भी कि गर्भ परीक्षण हर 90 दिन पर करवाना चाहिए। एक बार प्रेग्नेंट हो गए तो 90 दिन के उपरांत उसको चेक करवाना चाहिए कि ये पशु गाभिन है या नहीं। और इसके लिए अच्छा है कि एक अच्छा और एक्सपीरियंसफुल, अनुभवशील एक डॉक्टर से करवाना चाहिए, जिससे ना तो उसको कुछ दिक्कत होगी और एक पशुपालक को ये भी हो जाएगी कि अपना पशु गर्भ धारण कर चुका है या गाभिन है तो उसकी आहार व्यवस्था भी उसी अनुरूप करनी चाहिए। उच्च गुणवत्ता युक्त कई कंपनियों के जो खनिज लवण आ रहे हैं, मिनरल मिक्सचर आ रहे हैं, वो समय पर देते रहना चाहिए। इस वजह से जो डिफिशियंसी है मिनरल्स की वो इनके द्वारा पूरी हो जाएगी। दूसरा कारण है हार्मोनल। तो इसमें एक अच्छे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी की सलाह के अनुसार ही इसमें हार्मोनल जांच होनी चाहिए और उसी के अनुसार इसमें आपूर्ति होनी चाहिए। और खाली है या प्रेगनेंसी नहीं है तो उसको वापस से या तो बोलने की दवा देनी चाहिए। अच्छे चिकित्सक की सलाह लेके उसको ये इन्फेक्शन दूर करवाना चाहिए। बच्चेदानी में इंट्रायूट्राइन दवा डलानी चाहिए और उसका जो भी संभावित उपचार है वो करवाना चाहिए। और भी कई वजह हो सकती है इसके अंदर, तो इनकी अच्छे चिकित्सक की सलाह लेकर इनमें उपचार कराना चाहिए, जिससे पशु का अच्छा प्रोडक्शन मिले, समय पर मिले और उच्च गुणवत्ता युक्त मिले। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे जिन किसान भाइयों ने मटर की फसल लगाई है, उन्हें इस फसल से अधिक उपज मिले, इसके लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी है, जैसे खरपतवार नियंत्रण,
सिंचाई और कीट रोग नियंत्रण इत्यादि। तो आप किस तरह से करें इन सभी कार्यों को, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विशेषज्ञ अशोक कुमार शर्मा से। अभी चूंकि फसल भरपूर मात्रा में आ रही है, फसल भरपूर मात्रा में बाजार में भी उपलब्ध है, तोड़ाई का सीजन चल रहा है इसका, लेकिन इसके अंदर खरपतवार की मात्रा हमने देखा है खेतों में बहुत ज़्यादा होती है। खड़ी फसल में जब भी हमको खरपतवार का नियंत्रण करना होता है तो यांत्रिक विधि से ही हमको इसका उपचार करना चाहिए या फिर हमको मजदूरों के द्वारा इसका नियंत्रण करना चाहिए। लेकिन अगर गंभीर स्थिति में जब खरपतवार होते हैं तो हमको रासायनिक विधि से भी इसका उपचार करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, मटर की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए सही समय पर सिंचाई करना जरूरी होता है। तो आप कैसे करें इस कार्य को, आइए जानते हैं। सबसे मुख्य चीज ये है कि हमको ये देखना चाहिए कि जमीन कैसी है। सूखी मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, तो हमको इसमें सिंचाई का प्रबंधन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और खास तौर पे तब हमको सिंचाई का विशेष ध्यान रखना है जब फलियां छोटी होती हैं या फली के अंदर दूध या दाने में दूध भराता है, तो हमको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, आप इसके अंदर खाद और उर्वरक तो जैसे कि शुरू में दे चुके हैं पूरी, क्योंकि ये बार बार तोड़ने वाली फसल है, इसके अंदर बार बार हमको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसके अलावा इसके अंदर आप NPK, जो कि पानी में घुलनशील होती है, उस का आप NPK का लेके उसका घोल बना के आप बीच बीच में अभी आवश्यकता के अनुसार इसका स्प्रे कर सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार का मतलब कि अगर मान लीजिए पौधे पीले हो रहे हैं या कहीं आपको फसल कमजोर दिखाई दे रही है या पहले तो दूसरी तुड़ाई के बाद में उत्पादन में कमी आ रही है, तो उस उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए NPK जो लिक्विड आता है, लिक्विड फॉर्म में जो उर्वरक आता है, उसका आप स्प्रे करेंगे तो आपको भरपूर मात्रा में इसका उत्पादन वापस मिलने लग जाएगा। किसान भाइयों, मटर की फसल में मुख्य रूप से जो कीट नुकसान पहुंचाते हैं उसमें माहू सबसे अहम कीट है और ये इस समय उसके लिए पर्याप्त है। और इसमें यह भी देखा गया कि कई बार ये कॉलोनी डेवलप कर लेते हैं। अगर इसकी कॉलोनी डेवलप हो गई है पौधे के ऊपर, तो उस पौधे को उखाड़ के हमको मिट्टी के अंदर दबा देना चाहिए अथवा जला देना चाहिए ताकि ये खत्म हो जाए। किसान भाइयों, माहू कीट के नियंत्रण के लिए खेत में पीले चिपचिपे प्रपंच लगाएं। इसके अलावा जैविक नियंत्रण के लिए नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। कीट का प्रकोप अधिक होने पर रासायनिक नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। और इसके बाद आता है इल्ली का। अभी वर्तमान में इल्ली सबसे ज्यादा भयंकर रूप से प्रकोप कर रही है। फल छेदक कीड़ा जो इल्ली है वो हल्के हरे रंग की होती है, उस पर लाइन बनी होती है हल्की हरी, और इसका प्रकोप गंभीर रूप से होता है, जो कि आधी इल्ली फली के अंदर चली जाती है, आधी इल्ली बाहर रहती है। और फली के अंदर जाने के बाद ये नाजुक दाने जो होते हैं या फली के अंदर का जो हल्का हिस्सा होता है, नाजुक हिस्सा होता है, उसको खा के ख़त्म कर देता है। इससे उत्पादन में काफ़ी कमी आती है। इसके जो नियंत्रण है उसके लिए भी इमिडाक्लोप्रिड का सबसे बढ़िया उपयोग होता है। मटर की फसल को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने वाला एक कीट और है जिसको हम लीफ माइनर कहते हैं, या पत्तों में सुरंग बना के ये नुकसान पहुंचाता है। इसका तात्पर्य ये है कि ये पत्तों में जो उत्पन्न हरा रंग होता है उसको खुरच के खा जाता है, जिससे पत्तियाँ पीली हो जाती हैं और उत्पादन में कमी आती है। इसके रोकथाम के लिए रासायनिक विधि से जो करना है, डाइमेथोएट 30 EC 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करना चाहिए। और ये रोग मतलब कीट की गंभीरता के अनुसार, यानी ज़्यादा इसका असर है तो 10 से 15 दिन के अंतर से हमको इसका छिड़काव करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, वर्तमान समय में मटर की फसल के अंदर जो रोग देखने में आ रहा वो है पाउडरी मिल्डू। पाउडरी मिल्डू अर्थात आपको खेत के बाहर खड़े होकर ही देखने में समझ में आता है। इसमें पत्तियां सफ़ेद रंग की होती हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि पाउडर किसी ने डाल दिया गया है। जब इसमें पाउडर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है पत्ती के ऊपर, तो पत्ती सूखने लगती है, पीली हो जाती है और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है, जिससे पौधा कमज़ोर हो जाता है, उत्पादन में भारी कमी आती है इसके अंदर। इसके नियंत्रण के लिए हमको या तो पौधे को उखाड़ के खेत के बाहर ले जाके गाड़ देना चाहिए या जला देना चाहिए। नंबर 2, इसके अंदर हमको गंधक 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के अंदर घोल बना के
प्रति एकड़ के हिसाब से हमको इसका नियंत्रण करना चाहिए। किसान भाइयों, मटर का अगला रोग जो है डाउनी मिल्ड्यू होता है, जो कि पत्ती के नीचे एक भूरे रंग के धब्बे या पाउडर टाइप के हमको दिखाई देते हैं, जिसमें पत्ती के अंदर फफोले आ जाते हैं और इससे भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है। ये पत्तियां पीली हो जाती हैं, सूखने लगती हैं और पौधा कमज़ोर हो जाता है तथा उत्पादन में हमको भारी नुकसान होता है। इसके रोकथाम के लिए हमको कार्बेंडाजिम या COC या इस टाइप की दवा जो बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है, इसका हमको 2 ग्राम या 2.5 ग्राम के हिसाब से घोल बना के प्रति लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से हमको स्प्रे करना चाहिए। और इसका दूसरा उपयोग है कि अगर मान लीजिए पौधे पे गंभीर रूप से ये रोग है तो उस पौधे को उखाड़ के खेत के बाहर ले जाके हम गड्ढे में दबा दें अथवा जला दें। इससे ये होगा कि ये रोग फैलेगा नहीं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपने अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य में सरसों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और जिन किसान भाइयों ने समय से सरसों की बुवाई की है, उनकी फसल में माहू कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा है, जिससे फसल को बहुत अधिक हानि होती है। इस हानि से बचने के लिए आप कीट का नियंत्रण कैसे करें, इसकी समस्त जानकारी के लिए आपकी मुलाकात करवाते हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर विनय कुमार से। सरसों में लाही एक प्रमुख शत्रु कीट है और ये बहुत ही भयंकर है। ये बहुत ही छोटा जीव होता है और ये भयंकर इसलिए होती है क्योंकि इसमें निषेचन क्रिया की ज़रूरत नहीं होती है और ये खुद ब खुद सीधे बच्चे ही देते हैं, अंडे नहीं होते हैं, बच्चे देते हैं। प्रारंभ में तो थोड़े से कम दिखाई देते हैं बच्चे, लेकिन बहुत ही जल्द बहुत ज़्यादा संख्या में फैल जाते हैं और इसका प्रमुख कारण है इसका निषेचन क्रिया ना होना। छोटे और एक कारण है कि बहुत अल्प समय में बच्चे वयस्क हो जाते हैं, जिससे और ज़्यादा जनसंख्या इनकी बढ़ने लगती है और फलस्वरूप ये बहुत ही ज़्यादा क्षति करते हैं सरसों के पौधों को। इसका आक्रमण आपको नवंबर माह से फरवरी माह तक पूरे देश भर में देखने को मिलता है और ये कहीं नवंबर में शुरू होकर जनवरी में ख़त्म होता है, कम हो जाता है, कहीं दिसंबर में शुरू होकर फरवरी तक चलता है। इसके बच्चे और वयस्क दोनों ही रस चूसने वाले होते हैं और दोनों ही खतरनाक होते हैं। और अगर छोटे अवस्था में पौधा छोटा रहता है, उस समय अगर इसका आक्रमण हो जाता है तो पत्ते मुड़ने लगते हैं, उसकी बढ़वार अच्छी नहीं होती है। इस कीड़े के प्रकोप को रोकने के लिए सबसे पहले तो आगात फसल लगा देंगे तो थोड़ा बचाव हो जाएगा। उसके बाद किसान भाई ध्यान देंगे कि नेत्रजन का उचित मात्रा में प्रयोग करें, ज़्यादा ना करें। दूसरा, पानी के व्यवहार भी उचित मात्रा में करें, ज़्यादा ना करें। सरसों की फसल में माहू कीट का नियंत्रण। सरसों का कीट कभी कभी किसान भाई क्या करते, छोटे अवस्था में रहता है लेकिन लाही बहुत ज़्यादा लग जाता है, कोई साग के लिए भी प्रयोग करते हैं उनको। तो वैसे अवस्था में हम नीम से निर्मित तेल से जो बना हुआ कीटनाशक है उसका प्रयोग करेंगे। ये 5 मिलीलीटर प्रति लीटर के दर से घोल बना के छिड़काव करेंगे तो फ़ायदा होगा। अगर फसल पे आक्रमण हो गया है तो कुछ दवाइयाँ हैं रासायनिक, उनका प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें ऑक्सीडिमेटोन मिथाइल है। इसका 1 ml प्रति लीटर पानी के दर से घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद डाइमेथॉर्ड है, जिसका 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। उसी तरह इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का जो है, इसका 1 ml 3 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करें तो किसान भाइयों को फ़ायदा होता है। रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग 15 दिनों के अंतराल पे कर लें, उसके पहले ना करें। और जो नीम से तेल का है उसको भी 12 से 15 दिन के अंतराल पे इसका प्रयोग करें अगर ज़रूरत हो तो। रासायनिक कीटनाशक और उसका जब तक ज़रूरत ना हो तो किसान भाई कृपया प्रयोग ना करें। देख लें, क्षति के स्तर के हिसाब से इसका प्रयोग करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव डोलिया जिला कोटा से रामनिवास जी ने। आप चने की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो रामनिवास जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मानव जीवन को प्रोटीन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इस प्रोटीन की पूर्ति के लिए हमारे पास जो है वो दालें हैं। दालों का नियमित सेवन करें। इसमें मुख्य दाल जो है ना अपने चने की आती है। अब चने की करीब करीब जो है अपन हर परिवार में जो है ना दाल काम में लेते हैं। इसी से जो है ना बेसन बनता है, इसी से सारी मिठाइयाँ बनती हैं, सारे काम इसी से होते हैं। इस वजह से चने का इन दालों में विशेष महत्व है। इसको ध्यान में रखते हुए चने की फसल जो बुआई करते हैं तो इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि चने का बीज जो है वो सही किस्म का हो और चने में लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी भी सही रहे, ये भी ज़रूरी है। और ये चीज़ें जो है ना वो मेंटेन हो जाएं। इसके बाद में चने में जो है ना वो देसी खाद भरपूर मात्रा में चाहिए, अच्छा चाहिए। इस खाद के साथ साथ अपन चने में निराई गुड़ाई भी अपन को अच्छी चाहिए। किसान भाइयों, फसलोत्पादन में खरपतवारों की समस्या आम सी हो गई है। चने की फसल में खरपतवारों की समस्या ना हो, इसके लिए खेत में निराई करनी चाहिए, जिसमें पहली निराई 25 से 30 दिनों पर करनी चाहिए और दूसरी निराई 45 से 55 दिनों पर करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। ऐसा करने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है। हालांकि इस फसल में ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती और न ही ज्यादा जो है वो रासायनिक खादों की आवश्यकता पड़ती है। चने की फसल के लिए मुख्य तौर से जो है 2 या 3 सिंचाई पर्याप्त रहती हैं। ये सिंचाई जो है अपन पहले जो है ना वो 1.5 महीने के करीबन कर दें और दूसरी सिंचाई जो है वो अपन करीब 60 या 70 दिन के आसपास करते हैं और तीसरी सिंचाई अंत में करते हैं जब पॉट चालू हो जाते हैं। इस हिसाब से अपन सिंचाई करें। में खड़ी फसल में जो है अपन को यूरिया नहीं देना है। यूरिया देने से वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ जाती है और जिससे क्या है कि चने की जो है वो वृद्धि ज़्यादा हो जाती है। उसमें फल नहीं लगते। फल नहीं लगने के कारण अपन को खेत तो हरा भरा अच्छा दिखाई देगा, लेकिन उसमें जो है वो अपने प्रोडक्शन कम होगा। इस कारण से अपन यूरिया का प्रयोग नहीं करें, लेकिन इसमें कुछ बीमारियां और कुछ रोग जरूर आते हैं, तो कृषक भाई उसका जरूर ध्यान रखें। इसमें विशेष तौर से एक रोग आता है उगटा। तो उगटा रोग जो है ना ये चने के खेत में जो है पैचेज में हो जाता है, जहाँ बीच बीच में जो है चने के पौधे सूखने लग जाते हैं। तो इसका अपन जो है ना विशेष ध्यान रखते हुए पहले इसमें जो है ट्राइकोडर्मा फंगस काम में ले और ट्राइकोडर्मा फंगस मिलाकर ही अपन चने की बुआई करें। बीज उपचार में ट्राइकोडर्मा ही काम में लें, जिससे क्या है कि ये उगटा रोग में कुछ अपन को जो है वो फायदा मिलेगा। चने की फसल को भारी नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में एक प्रमुख कीट है फली बेधक कीट। ये पहले पत्तियों को खुरचकर खाता है, इसके बाद फली में छेद करके खा जाता है। इसके साथ चने में जो है विशेष तौर से एक कीट लगता है जिसको फल छेदक पोट बोरर बोलते हैं। ये पोट बोरर जो है चनों के पत्तों पर ही जो है इसके लक्षण दिखाई दे जाते हैं। एक हेलियोथिस छोटी छोटी सी लटें जो है ना अपन को पता चल जाती हैं। तो ये बड़ी नहीं हो, इसके लिए अपन क्यूनाल फोर्स जो है अपने पाउडर उसका डस्टिंग करें। क्यूनाल फोर्स 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन डस्ट करें, जिससे क्या है कि पोट बोरर से बचा जा सके। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उपज के लिए करें गन्ना की उन्नत बुवाई। मसूर की फसल में जरूरी कार्य। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजा फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।